नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सब शैलेंद्र। आज हमारे खास मेहमान हैं मनीष जी। मनीष जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी। बहुमुखी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये होटल मैनेजमेंट इन्होंने सीखा, लेकिन इनके अंदर एक्टिंग का भी एक जो सब्जेक्ट है वो है। आप एक्टर बनना चाहते थे, अभी भी उस दिशा में प्रयासरत हैं। आप अपना एक फूड ओएसिस के नाम से रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं। उसके साथ इन्होंने 80 से अधिक शोज़ में एंकरिंग की। तो इस बहुमुखी प्रतिभा के विषय में हम बात करेंगे आज खुद मनीष जी से। इनकी शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से एक्टिंग से, और इनका जो परिवार के लोग थे वो वकील थे, तो वहाँ न जाके एक्टिंग के क्षेत्र में आए, फिर ये फूड बिजनेस में कैसे आए और बाकी क्या क्या मैनेज कर रहे हैं मनीष जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शैलेंद्र सर को कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक बहुत छोटे शहर प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ का परिवेश आप समझ सकते हैं कि इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं हुआ करता था। तो बिकॉज आई वांट टू बी एक्टर, मैं एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन घर में माहौल नहीं था। फादर मेरे वकील थे और उन्हें ये लगता था कि ये सब करके कुछ होने वाला नहीं है, आपको कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए और या आप LLB करके लॉयर बन जाएं या सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। तो क्योंकि मेरा मन तो लगता नहीं था, मैं शुरू से ही थोड़ा थोड़ा क्रिएटिव था या थोड़ा थोड़ा ऐसी चीज़ें होती थी कि भाई नहीं, मुझे डांस पसंद है, मुझे गाना पसंद है। फिर किसी तरह मान मनोबल हुई और फिर पिताजी से, तो पिताजी के द्वारा ही मैंने यहाँ पर एक BNA में भारतीय नाट्य अकेडमी से मैंने एक वर्कशॉप की। जब मैं क्लास 10th में था, आता जाता रहता था, फिर लखनऊ से प्रतापगढ़ अप डाउन करता था और मैंने 2 महीने की एक वर्कशॉप करी सिर्फ एक्टिंग के लिए। सिर्फ एक्टिंग के लिए मैं रोज प्रतापगढ़ से लखनऊ आता था और जाता था। उस वर्कशॉप से मुझे सीखने को मिला काफ़ी कुछ, क्या होता है, कुछ बारीकियाँ सीखने को मिली। फिर इलाहाबाद जाके मैंने वहाँ पर थोड़ा बहुत नुक्कड़ नाटक वगैरह किया, बट क्योंकि घर में माहौल नहीं था तो पिताजी का ये फोर्स था कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करें। देन आई डिसाइड कि मैंने फ्रैंकलिन में एडमिशन लिया था और वहाँ पर जाके मैंने एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल एंड टूरिज्म का डिप्लोमा लिया। और फिर मैंने जो सेक्टर चूज किया वो हॉस्पिटैलिटी थी, होटल सेक्टर। और फिर रॉयल ऑर्चिड सेंटर में मैंने जॉब। खाने की प्रति आपकी रुचि पहले से थी? हाँ, खाने की प्रति रुचि मेरी बहुत पुरानी थी क्योंकि मम्मी जो थी वो भी अच्छी कुक थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि कभी वो बाहर जाते थे, कहीं जाते थे, तो हम तीनों भाइयों को खाना बनाना बहुत अच्छा था। हम 3 भाई हैं। अच्छा। तो हम हमेशा किचन में घुस के एक्सपेरिमेंट करते रहते, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इस इंडस्ट्री में आने का। और फिर शुरू से लगभग 6 और 7 से मैं कुकिंग करता था घर में। जो घर की चीज़ें होती थी, छोटी मोटी चीज़ें बनाना और एक्सपेरिमेंट करना। तब किताबों में, सारी मैगजीन्स में जो चीज़ें आती थी, छपती थी, क्योंकि तब तो यूट्यूब नहीं चलता था, तो उसमें से निकाल के अच्छा ये बनाना है, लाओ सामग्री देख देख के पढ़ना, लिखना और बनाना और लोगों को खिलाना। तो फ्रैंकलिन से आगे कैसे बढ़ा सफ़र? फ्रैंकलिन से फिर मैंने होटल इंडस्ट्री में मैंने कदम रखे। मैं जयपुर गया और जयपुर में रॉयल ऑर्चिड सेंटर करके एक होटल है जहाँ पर मैंने अपनी जॉब की शुरुआत की। वहाँ पर मैंने एज ए फ्रंट ऑफिस एसोसिएट काम चालू किया और लगभग 1 साल मैंने वहाँ पे जॉब की, लेकिन मुझे वहाँ मज़ा नहीं आता था। फिर लखनऊ आया और लखनऊ में एक कॉलेज है SIMT, जहाँ लेक्चरर्स के लिए वांट निकली थी और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और लगभग 3 से 4 साल एज ए लेक्चरर मैंने काम किया। अच्छा। फिर उनके साथ ही मिलकर एक पहला रेस्टोरेंट डाला, उनका नाम था नफासत। नफासत इंदिरा नगर में ही था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था नफासत का। और बट इन सम सर्कमस्टांसेस हमें उसे वाइंड अप करना पड़ा। और 2016-17 में फिर मैंने अपना थोड़ा एक्टिंग में हाथ आजमाया और 1-2 फिल्मों में रेड और इस तरह की 2-3 फिल्में और थी जहाँ पे मैंने काम किया। बट क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि रोल उस तरह से मिलते नहीं हैं, 1 लाइन या 2 लाइन वाले मिलते हैं, फिर कभी समय की कोई परेशानी, कभी कोई चीज़, तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। और 2017 में फूड ओएसिस की प्लानिंग हुई और मैं आपके सामने हूँ। हाँ, फूड ओएसिस का तो एक कॉन्सेप्ट हमारा था, एक कैजुअल डाइनिंग लेना, एक बजट रेस्टोरेंट जिसमें कि हर इंसान आके खाना खा सके, जो बहुत महंगा ना हो और उसको टेस्ट के साथ, वैरायटी के साथ उसके पॉकेट पर भी नजर थी हमारी कि उसे पैसे बहुत ना खर्च करने पाए। लेकिन फूड ओएसिस के साथ आपने कुछ कार्यक्रम भी कराने शुरू किए। हाँ जी, वो थोड़ा सा जिक्र करिए।
फूड ओएसिस ओपन हुआ और इसके बाद एक हमारी मैम है सरिता सिंह जी, जिनकी उड़ान डांस एकेडमी है, तो उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम यहाँ पे कराया था। तीज का कोई अवसर था और वो प्रोग्राम चालू हुआ और मैंने उसको ऑब्जर्व किया। फिर बाद में मैम ने मुझे बोला कि यू शुड फॉर एंकरिंग, अब जाओ क्योंकि आपके अंदर है कुछ स्किल्स, आप कर सकते हैं। तो वो उनके करने के बाद जो दूसरा प्रोग्राम फूड ओएसिस में हुआ, उसको मैंने ही, उसकी एंकरिंग मैंने ही की और उसका पूरा मन संचालन मैंने किया। तो लगभग जब वहाँ पे 2-4 लोगों ने मुझे देखा कि हाँ अच्छा है थोड़ा मेरा मेन फोकस एंकरिंग में ही होता है कि मैं लोगों से जुड़ूं, एंटरटेनमेंट। जितना वो हंसते हैं उतना मैं भी हंसता हूँ। शायद कभी कभी ये होता है कि वो एंकरिंग लगती नहीं, कि उनको लगता है कि हमारे बीच का ही बंदा खड़ा है आके। तो मेरा फोकस सिर्फ इतना होता है मैं लोगों को बांधूं, उनके साथ मैं भी इंजॉय करूं, वो भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करूं। ये मेरा कभी भी वो वाला फैक्टर नहीं रहा कि मैं मंच पे खड़ा हूं तो माइक पकड़े खड़े नहीं। आई वॉन्ट टू बी इंजॉय, कि मैं एक एंटरटेनर हूँ, मैं एंकर नहीं हूँ, आई एम एन एंटरटेनर। मैं एक एंटरटेनर हूँ जो आपको गाना भी सुनाएगा, जो आपको डांस भी कराएगा और जो आपको बांधे भी रखेगा, जो आपको गेम भी खिलाएगा, साथ मतलब सारी चीज़ें करना था मुझे। 2 से 3 साल के अंदर आपने 80 से ज़्यादा शो। हाँ, मैंने 80-90 शोज ऑलमोस्ट कर लिए हैं और यहीं यहाँ भी किया है, बनारस, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, बलरामपुर, गोरखपुर, ऑलमोस्ट जगहों पे आज जितने भी लोग यहाँ पे मुझे लगता है रहते हैं वो मुझे रिकमेंड। आप लिखते भी? हाँ जी, मैं थोड़ा बहुत लिखता क्या हूँ। लिखते? मैं गीत लिखता हूँ, कुछ शायरियाँ लिखता हूँ, आर्टिकल्स भी लिखता हूँ। स्टोरीज अभी मैंने लिखी हैं, बड़ी माँ और नृत्य मंदिर और पहनावा। ये जो मतलब जो लिखने का गुण है जी, ये वही है जो एक्टिंग के समय था और उससे निकला। हाँ, उससे निकला। मैं ये चाहता था कि जब, क्योंकि मैं जब प्रोफेशनली इस तरफ मुड़ गया कि एक रेस्टोरेंट चलाने लगा, तो मुझे लगा कि मैं ऐसा ना हो कि कला या साहित्य से दूर हो जाऊँ, क्योंकि मैं अब ऑडिशंस नहीं दे सकता रोज जा जाके। तो मैंने अपने आप को बांधने के लिए कि मेरे पास ये एक एक्टिविटी है जो मैं कर सकता हूँ बिना कहीं गए, जिसमें मुझे किसी को ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कुछ करने, जिसमें मुझे अपनी सारी स्किल निकाल के खुद ही दिखानी पड़ेगी। तो मैंने फिर स्टोरीज लिखना चालू किया और स्टोरीज के साथ साथ गाने लिखने चालू किए। कई गाने लिखे हैं, लगभग मैंने गाने भी लगभग 60-70 सॉन्ग्स लिखे हैं। अच्छा जी। तो क्या कभी उनका वीडियो या हाँ, पिक्चराइजेशन करने का अभी एक गाना मेरा गया है, बहुत बड़ी एजेंसी को मैंने दिया है, बट अभी वो लोग वेट कर रहे हैं। उन्होंने खुद वो गाना सुना तो उन्होंने मुझसे मांगा। अच्छा। मैं आपको भी इसकी 2 लाइनें सुनाऊंगा, तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप मुझे ये गाना दीजिए और वो गाना भी उनके पास है। होप्स तो आपको आगे फिल्मों में देखने को मिले। अच्छा, हाँ, बधाई फिर तो आप। थैंक यू। तो पहले 2 लाइन सुना दीजिए, फिर हम अगले सवाल पे आएंगे। बिल्कुल, वो 2 लाइनें, वो जो गाना है वो मैंने उस सर्कमस्टेंसेस में लिखा कि जो लाइफ होती है वो कितनी क्रिटिकल होती है। हम ना चाहते हुए अपनों से दूर रहते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें बाहर काम करना है, बाहर रहना है। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। हर आपके माँ बाप आपके साथ नहीं रह पाते, कभी आपके भाई बहन आपसे दूर हो जाते हैं। तो उसकी 2-4 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ कि जिंदगी 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 तुझको जीने में कैसी ये कमी, बेबसी 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 मेरी आँखों में कैसी ये नमी, रिश्ते ये नाते कितने पुराने, क्यों हो गए सब हमसे बेगाने, रोना तो चाहूं पर रो न पाऊं, हंस के भी दिल को बहला न पाऊं, खो गई हर खुशी, तुझको जीने में कैसी ये कमी, बेबसी 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 मेरी आँखों में कैसी ये नमी। वाह, बहुत खूब। ये हम लोग किसी फिल्म में सुनेंगे? ये आप आगे सुनेंगे। और इसके साथ एक और कंपनी है जिनके साथ मेरा अनुबंध हुआ है और उनको भी मैंने 2 गाने लिख के दिए हैं। तो इसी तरह है। अच्छा। तो अच्छा, लेकिन आपने फूड ओएसिस में आके और कुछ अपना एक नया फूड भी बनाया। हाँ, पनीर टिक्का के आप कई वैरायटी हैं आपके, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, फूड ओएसिस में आप बिल्कुल, मैं आप सब जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार फूड ओएसिस आइए और मैं आपको वैरायटी ऑफ पनीर टिक्का, वैरायटी ऑफ कबाब, जो इस तरह की चीज़ें हैं, और चाइनीज़ में एक
जो मसालेदार चटक इंडियन चाइनीज़ होता है वो आपको खाने को मिलेगा। और फूड की क्वालिटी और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। मैं पनीर टिक्के की वैरायटी के बारे में बताऊं तो हमारे पास चाइनीज़ हनी चिली पनीर टिक्का है, पापड़ों के द्वारा बनाया गया कुरकुरी पनीर टिक्का है, लहसुनी अदरक पनीर टिक्का है, लहसुनी मलाई पनीर टिक्का है और बागे बहार पनीर टिक्का। इस तरह 6-7 वैरायटी पनीर टिक्कों के हैं। चाइनीज़ में आपको हमारे यहाँ जो वेज कॉर्न कटलेट है वो बहुत अच्छा है, जो बहुत ही पसंदीदा एक व्यंजन है, हमारे रेस्टोरेंट का लोगों को पसंद आता है। और वेज और नॉन वेज दोनों है। नॉन वेज में भी ढेर सारी वैरायटी हैं, लाइक चिकन अफगानी है और चिकन तंगड़ी कबाब है और चिकन बर्बरी है। इस तरह की कई ऐसे हमारे शेफ स्पेशल हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। आपको उसके लिए रेस्टोरेंट आना पड़ेगा और ज़रूर विजिट करिए। अपने बजट के एक बजट रेस्टोरेंट में आइए और एक हाई क्लास रेस्टोरेंट का खाना स्वाद लेके जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप वेज और नॉन वेज दोनों है सर। हमारा मेन फोकस तो वेज पे है, बट हमारे यहाँ नॉन वेज की वैरायटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफरिंग वेज। जी। अच्छा, तो वैसे आमतौर पे जो आउटिंग करने लोग आते हैं, खास तौर पे जो वीकेंड में आते हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं, वेज या नॉन वेज? वेज ज़्यादातर वेज होता है। और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि जो भी मेरे रेस्टोरेंट में आता है वो हमेशा रिपीट होता है और दे आर लाइक फैमिली। मैं उनको कभी कस्टमर उनको गेस्ट बोलता हूँ कि मेरे गेस्ट आए हैं, या मेरे अगर कोई बेटर सर्विस भी कर रहा है तो मैं उनको बोलता हूँ गेस्ट के पास चले जाइए, मतलब दे आर गेस्ट फॉर मी। और उनको पूरी तरीके से कंफर्ट जोन देना, उनके हिसाब से चलना। मैं उन्हें पूरी फ्रीडम देता हूँ। आपको डांस करना है, आपको गाना गाने, क्योंकि हमारे कैरेओके का भी प्रबंध होता है, माइक वाइक सारे रहता है, तो लोग आके अपनी स्किल को भी उसमें थोड़ा सा तराशते हैं, गाने गाते हैं। मोस्टली हम सैटरडे संडे में लाइव सिंगिंग का भी प्रोग्राम रखते हैं। अच्छा जी। तो ये जब इतने सारे काम हैं, तो इसके पीछे ताकत कौन है? परिवार है आपका? हाँ बिल्कुल, मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। भैया भाभी सुमता श्रीवास्तव जी और संजय भैया, जिनकी वजह से रेस्टोरेंट चल रहा है, उनका बहुत सपोर्ट रहता है मुझे किसी भी चीज़ में करने के लिए, हर जगह मुझे खड़ा करने के लिए। मेरे दोस्त सारे जो भी हैं, तो उनके बिना तो कुछ पॉसिबल, अकेला आप, मेरा ये मानना है मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं बिना लोगों के कुछ नहीं हूँ। इन्हीं लोगों ने मुझे जो बनाया है वो बनाया है। अच्छा, चलते चलते वो कुछ आप सुनाना चाह रहे थे, मैंने रोक दिया था जी। तो वो एक गाने की 2 लाइनें और बोलिए। एक गाने की मैं आपको लाइन सुनाता हूँ। पहले मैं एक शेर आपको सुना देता हूँ कि किसी पे बरसने के खातिर मुझे बादल बनाया जा रहा है, किसी पे बरसने के खातिर मुझे बादल बनाया जा रहा है। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल बनाया जा रहा है। किसी पे बरसने की खातिर मुझे बादल बनाया जा रहा है। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल बनाया जा रहा है। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी रुखसती में उसकी आंखों में सजूं मैं। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी रुखसती में उसकी आंखों में सजूं मैं काजल हूँ, मुझे कालिक बनाया जा रहा है। थैंक यू। तो एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ, 2 लाइनें। क्यों ये होता नहीं, सोचता हूँ मैं यही, क्यों ये होता नहीं, सोचता हूँ मैं यही। उन रास्तों पे तुम मिलते नहीं, दिखते नहीं, आते नहीं। क्यों ये होता नहीं, सोचता हूँ मैं यही। मेरे दिल की हर धड़कन तुझको पाने की चाहत, सजदा तेरा करता हूँ तुझको मिलने की हसरत। क्यों मैं रोता नहीं, सोचता हूँ मैं यही। उन दोस्तों में तुम मिलते नहीं, रहते नहीं, हंसते नहीं। क्यों ये होता नहीं, सोचता हूँ मैं। थैंक यू। आपके हर गाने में कोई दर्द है, कुछ पीछे भी कोई वजह है क्या? मुझे ये लगता है कोई राइटर कोई भी हो, जब उसके लिए फीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी लिखते हैं, दर्द ही नहीं, बहुत बदमाशियाँ भी हैं। मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको जल्दी से कि जिन गलियों में तुम जाती हो किताबें 1000 लेकर,
जिन गलियों में तुम ट्यूशन जाती थी किताबें 1000 लेकर, हाँ, जिन गलियों में तुम ट्यूशन जाती थी किताबें 1000 लेकर, मैं आज भी तुम्हारे चक्कर में उन्हीं गलियों में जाता हूँ डिग्रियां 1000 लेकर। गलियों में ट्यूशन आपने डाला है? हाँ हाँ, खास तौर ये खास तौर पे क्योंकि ये है, ऐसा है। किसी को इंडिकेट करना। अब वो समय निकल गया है इंडिकेट करने वाला। अब तो अब बात ट्यूशन से ज्यादा कहीं आ गई है। तो वो ऐसा था। हाँ, ये है कि कोई भी राइटर होता है, किसी को कुछ लिखना होता है, किसी को तो कहीं ना किसी रिलेट करता है, वो कोई भी हो। आप कभी एक्टिंग करने जाते हैं, लोगों को एक वो मिलता है, स्क्रिप्ट मिलती है, उसको पढ़ते हैं, उसको फील करते हैं, उसको समझते हैं, कहीं ना कहीं से रिलेट करते हैं। ऐसे नहीं जो नेचुरल एक्टिंग करते हैं उस दर्द को अपने अंदर ले आते हैं। उसी तरह जब आप लिखते हैं तो आप एक एक लाइन अपने आप से सोचनी पड़ती है, रिलेट करनी पड़ती है, गुनगुनानी पड़ती है। मैं एक म्यूज़िक कंपोजर नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी लिखता हूँ तो मुझे गुनगुनाना पड़ता है, गाना पड़ता है, उसको रिलेट करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ से, हाँ, आप कोई स्टोरी लिखते हैं। जैसे मैंने जो स्टोरी लिखी, मैंने लिखी स्टोरी पहनावा जो लिखी थी। पहनावा का मूल जो लड़की है वो लखनऊ में रहती है और वो मुंबई से आती है, और उसके कपड़े लोग देखकर उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। सामने वाले घर में एक शर्मा जी रहते हैं, वो बार बार उनको टॉर्चर करके कैसे पहने हैं, मेरे बेटे खराब हो जाएंगे, मेरे बेटों पे गलत प्रभाव पड़ेगा। फिर उनके घर में एक नौकरानी काम करती है, ठीक है, वो दोनों के घर में कॉमन काम करती थी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि उनके घर में कोई नहीं रहता और उनके लड़के उस नौकरानी के साथ गलत हरकतें करते हैं। तो उसी बेस पर फिर उस लड़की को गुस्सा लगता है कि काश उसने मेरे साथ किया होता, क्योंकि मैं बदनाम थी कपड़ों के। जिस पहनावे को सोसाइटी दोष देती कि कपड़े कैसे पहन रखे हैं, क्यों पहन रखे हैं, ये गलत पहना है, तो उस नौकरानी ने तो पूरे कपड़े पहने थे। तो लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। पहनावे का दोष नहीं होता, पहनावे का दोष नहीं, दोष मानसिकता। अपनी नज़र बदलिए, नज़ारे सारे अच्छे लगेंगे। तो साथियों, अब आपने देखा कि हमने शुरू में यही कहा था कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी मनीष जी। अब आपको विश्वास हो गया होगा। अब आप हम लोगों को कमेंट के जरिए बताइए कि हमारी बातचीत कैसी लगी, और फिर हम जल्दी आपको मनीष जी के हाथ के बनाए हुए बिल्कुल कुछ व्यंजन भी आपके सामने लाएंगे। तब तक बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मनीष जी आपका। नमस्कार। और सभी साथियों, थैंक यू।